तो हमारा अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन। ये मैथमेटिकल टूल्स का आखिरी टॉपिक रहेगा एंड इसको सब लोगों ने डेरिवेटिव के बाद ही करना है। जिस किसी ने भी अभी तक डेरिवेटिव कुछ भी मिस किया है वो पहले उसे कंप्लीट करेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन वाला लेक्चर स्टडी करेगा। ओके, इंटीग्रेशन को समझने के लिए मैं आपको इन्वर्स ऑपरेशन समझाता हूँ। प्लस एडिशन का इन्वर्स क्या है? सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या है? डिवीजन। स्क्वायर का इन्वर्स क्या है? स्क्वायर रूट। यही पढ़ा हुआ है। लॉग का इन्वर्स क्या है? एंटी लॉग। ये भी हमने पढ़ लिया +1 में। ठीक इसी तरह डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का इन्वर्स क्या है? इंटीग्रेशन। ये मैं सिंबल पहली बार यूज कर रहा हूं। दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एक लंबी लाइन, वर्टिकल लाइन, और यहां पे साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ देना है। ओके, अब ये है क्या, इसको एग्जैक्ट समझते हैं। यहां पर मैं दो फंक्शंस लिखूंगा, d/dx ऑफ f(x), कैपिटल F लिखा है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। सपोज ये क्या आता है? f(x). अब इसका अगर मैं इन्वर्स करना चाहूं तो मैं लिखूंगा f(x) इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू dx इज इक्वल टू f(x). ठीक है, यहाँ पे ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। मैं इसको ना अभी आपको समझ कुछ भी नहीं आया, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है डेरिवेटिव ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में f(x) क्या हो गया? x²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। यानी कि इस f(x) की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 2x होगी। और जब मैं इस 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आंसर बनेगा वापस x²। जब मैं इस 2x को इंटीग्रेट करूंगा, 2x को इंटीग्रेट करने का मतलब ऐसे हो सकता है 2x इंटू dx। ये सिंबल किसका हो गया? इंटीग्रेशन का हो गया। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा देन आई विल गेट माई रिजल्ट विच इज इक्वल टू x²। ठीक है, x² का डेरिवेटिव किया तो 2x, और 2x के इंटीग्रेशन की तो वापस हमें x² मिल जाएगा। सो दिस इज बेसिक लॉजिक बिहाइंड इंटीग्रेशन एंड हाउ इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। कुछ कंसेप्ट्स हैं जो यहीं पे अगर हम समझ लेंगे तो बिल्कुल भी आगे दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, इंटू 2x। ठीक है, इस स्टेप को दोबारा से लिख रहा हूँ। अब आप यूं समझो कि मैं dx को इधर ले गया। ठीक है, यू कैन जस्ट इंटरप्रेट लाइक दैट कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, ये गलती नहीं करनी है कि x और dx को मल्टीप्लाई करके dx² कर दो। dx इकट्ठा है और इस यहाँ पर मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ब्रैकेट डाल देना आप लोग भी। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो हम लिख सकते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ये मैंने कर दिया इसको इंटीग्रेट। ठीक है बच्चों, जब मैंने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया तो ये रिजल्ट, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास कितना आएगा? दिस कम्स आउट x²। दिस कम्स आउट x²। तो जो राइट साइड है वो वैसे ही मैंने रख ली, 2x इंटू dx। यहाँ पर फिलहाल एक ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है प्लस से, वो मैं अभी नहीं लिख रहा, बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप इसको ऐसे समझो। ठीक है, तो ये मेरे पास अपना आंसर आ गया। ये क्लियर है भाई? अब जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, दो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने चेंज लाया है, एक तो मैंने आपको यूँ समझाया कि आप dx इधर ले जाओ, ये आप dx इधर ले गए थे। दूसरा मैंने आपको ये तो ऐसे का ऐसा रखा, और हमने अभी बाय डेफिनेशन कितना किया है? ये x² लिखा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। अब मैं यहाँ से इधर लिंक करना चाहता हूँ, इस स्टेप को ध्यान से देखो। ये क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x²। इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x², d ऑफ समथिंग।
तो जब भी ये समथिंग होगी तो आंसर मेरे पास फाइनल एक्स स्क्वायर आएगा। लॉजिक को फिर से देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। मैं लिखता हूँ डी ऑफ वाई, डी वाई यानी कि डी वाई। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, बोलो, वाई। आगे मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट थोड़ी जगह बना लें। अगर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ कॉस एक्स, तो बोलो बेटा कितना आएगा, कॉस एक्स। क्लियर है। अगर मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ, क्या लिखूं, सपोज एक्स रेज़ टू पावर एन, कुछ भी लिख दो, अगर ये डी के साथ है तो ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, एक्स रेज़ टू पावर एन। अगर आपके पास d के साथ यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन, सपोज दैट फंक्शन इज u, आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, u आने वाला है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्लस कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसे कहते हैं, हम लोगों ने अभी ऐड नहीं किया है। इफ़ यू विश यू कैन ऐड दिस, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू फिजिक्स में हमें ना के बराबर चाहिए होती है। हम इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं मैं अभी आगे जाके बताऊंगा। आप लोगों ने भी पेशेंस रखनी है, जल्दी नहीं करनी, सी क्या है, कितों आया, किमें लबांगे, ये सब चिंता नहीं करनी। ये हो गया बेटा। जब भी ये रिलेशन आता है तो हम इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डेरिवेटिव या एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डेरिवेटिव या एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी x, dy की इंटीग्रेशन क्या आएगी y, dz की इंटीग्रेशन क्या आएगी z। आप इसी तरह आगे बाकी के लिए भी कैलकुलेशन करते रहोगे। ओके, इसको ना और एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज अगर मैं याद करूं तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या था, इसकी वैल्यू बोलो बेटा क्या थी, n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, यही थी। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मुझे यही लिखना पड़ेगा, ये सिंबल आ गया इंटीग्रेशन का। अब इसके बाद ये क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसका आंसर कितना आएगा, एक्स रेज़ टू पावर एन, ये अपने पास कितना आएगा, एन इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स, और पूरी की इंटीग्रेशन। ठीक है, इस पूरी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, तो अब इस बेस पे हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हम याद करेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आता है एक्स रेज़ टू पावर एन इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 विद इंटीग्रेशन कांस्टेंट c विच इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसकी कैलकुलेशन पे अभी हमें चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ प्लस c साथ लिखते चले जाना है। मान लो बुकलेट में कहीं पे प्लस c नहीं लिखा हुआ तो भी फिलहाल आपको उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक डन है। अब ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, इसको आप लोग जब अप्लाई करोगे तो एक कंडीशन रहती है, इसमें कंडीशन क्या है, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू नेगेटिव -1 है तो आप इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। एक सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप n की -1 के लिए इसको अप्लाई करते हो तो क्या दिक्कत आएगी। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे -1 लिखते हो तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। सम नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। हमें इसकी चिंता, इसका ध्यान रखना है और इस केस में रिलेशन में इसको यूज़ नहीं करना। तो फिर अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, सर अगर इतना आज फिर की करना है जी, तो सुनो बेटा,
अगर आपके पास आ जाए x रेज़ टू पावर -1 इंटू डी एक्स, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dx बाई एक्स। इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास कितनी आती है, log x विद बेस e। आप चाहो तो प्लस c लिख ही सकते हो। ये मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, हमने क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ log x विद बेस e। ये डेरिवेटिव कितना आता था, 1/x। अगर मैं वही dx को दूसरी तरफ ले जाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, log x विद बेस e इज इक्वल टू 1/x इंटू डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास कितना आएगा, log x विद बेस e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन ही जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है कि आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपके मन में चाहे मैं कह रहा हूँ कि बेटा रुक जाओ, बट आप मुझे पता है तड़प रहे हो अंदर से कि ये सी क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। देखो बेटा, अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो हमेशा ज़ीरो होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी वो फाइनल जो रिजल्ट लिखा है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं इस फाइनल रिजल्ट को लिखूँ प्लस सी, इसका डेरिवेटिव मैं सॉल्व करूँ तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x। यही हो जाएगा ना। अब मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d ऑफ log x विद बेस e प्लस सी इज इक्वल टू dx बाई एक्स। ये सही है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तब भी मेरे पास आंसर यही आएगा। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया, log x विद बेस e प्लस c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। तो अब मुझे यहाँ पर मेरे आंसर में यहाँ पे कांस्टेंट भी आ सकता था, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि कांस्टेंट यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं। तो इस फैक्टर को, इस रिस्क को कवर करने के लिए हम हमेशा साथ में c लिख देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपको पहली बार में हो सकता है पूरी तरह से समझ ना आया हो। वीडियो को रीप्ले करके दोबारा से देखना, इतना दोबारा से सुनना, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको क्लियर है। अगर आपके पास सिर्फ dx हो, अकेला dx हो, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, x प्लस सी वे सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये तो आपको हर बार चिपका ही देना है। इसके बाद अगर आपके पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन kx इंटू डी एक्स। ये kx एंगल है साइन के साथ जुड़ा हुआ और dx अलग से है। इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, ये आएगी cos kx बाय k, माइनस के साथ साइन आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस c। देखो, जब आप sin x का डेरिवेटिव लेते थे तो प्लस cos x आता था, बट जब आप sin x की इंटीग्रेशन लोगे तो वो माइनस cos आएगी। ठीक है, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में उल्टा रहता है। ये भी मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूँ, बट सेकंड पॉइंट उससे पहले ये नोट करो कि यहाँ पर ये x का कॉफिशिएंट था। अगर आप यहाँ पे देखो तो kx है तो लीनियर है ना। तो ये x का कॉफिशिएंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। जब आप डेरिवेटिव करते थे तो आप x के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में जो x का कॉफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड करोगे। क्लियर है। तो ये आया कहाँ से, एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं। मैं एक बार वेरीफाई करवाऊंगा, बाकी रिजल्ट्स मैं लिखवा दूंगा सिमिलरली करके। जैसे मेरे पास cos kx का डेरिवेटिव लिखेंगे, है ना। cos kx का डेरिवेटिव अगर आप लिखो तो ये कितना आता था, माइनस k साइन kx। ठीक है, ये अब मैं k एक्सप्लेन नहीं करूंगा, चेन रूल हमने अप्लाई कर लिया, तब शायद हमने a लिखा हुआ था ना, ax प्लस b लिखते थे, डजेंट मैटर। तो अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ d ऑफ cos kx माइनस k इंटू साइन kx इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ लेंगे। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, cos kx इज इक्वल टू माइनस k को मैं बाहर रख लेता हूँ इंटीग्रेशन से, k कांस्टेंट है तो इट कैन बी केप्ट आउट ऑफ इंटीग्रेशन। k
बाहर रख लिया माइनस के साइन के एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, अब हमेशा की तरह आप चाहो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर सकते हो, बाद में ऐड कर लेते हैं, नहीं तो आपका वो आंसर मैच नहीं करेगा। इस माइनस के को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, माइनस कॉस के एक्स बाय के प्लस सी, यही आंसर आ गया। चेक करो इधर क्या बच गया, साइन के एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द वे वी ड्राइव या वी इंटरलिंक डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन रिलेशंस। ऐसे ही आप लोगों ने cos x के लिए रिजल्ट पढ़ा था, याद है? अब मैं cos x की जगह cos के x लिखूंगा इंटू डी एक्स। गेस करो ये क्या आएगा, sin x का डेरिवेटिव क्या था, cos x, ठीक है ना? तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin x, इंटीग्रेशन होगी sin x। sin x की जगह क्या आएगा, sin के x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है, k, डिवाइडेड बाय k प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से दिस इज c। ओके, अभी मैंने 4-5 फॉर्मूले लिखे हैं, एक दो और लिख लेते हैं। आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ, आपने tan x क्या लिखा था, आपने लिखा था सीकेंट स्क्वायर x, यानी कि अगर मैं इसका उल्टा करूं सीकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स लिखूं तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, tan x आनी चाहिए। आपको याद होगा आपने लिखा था डेरिवेटिव ऑफ cot x, ये कितना था, अच्छा प्लस सी यहाँ पे लिख लेना बेटा, अगर मैं भूल भी जाऊँ कहीं पे तो आप लोग ऐड करते रहना, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। इसका मतलब जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मैं रिजल्ट क्या लिखूँगा, कोसेकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ये कितना आएगा, cot x प्लस सी। क्या ये क्लियर है? इस तरह से आप बाकी के भी ट्रिग्नोमेट्री वाले रिलेशंस ड्राइव कर सकते हो। एक बात ध्यान रखनी है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। इंटीग्रेशन में आप प्रोडक्ट फार्मूला, आप कोशेंट फार्मूला, डिवीज़न फार्मूला नहीं लगा सकते, इंटीग्रेशन में आप लोग चेन रूल नहीं लगा सकते, ठीक है? तो इसलिए इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस इन बेसिक रिलेशंस के साथ ही करने हैं। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं आते हैं, जितने आते हैं मैं उससे ज़्यादा ही कवर करूँगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ शुरू करेंगे। आप लोगों ने ये फॉर्मूले लिख रखे हैं तो मैं इनको इरेज कर दूंगा। चलिए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इंटू डी एक्स। इसे सॉल्व करके दिखाइए। आपको यहाँ से ही रिलेशन अप्लाई करने हैं। ये फर्स्ट रिलेशन अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट रिलेशन में अगर आप चेक करोगे तो ये n है, n की वैल्यू 5 है और दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि हमारी फर्स्ट शर्त, फर्स्ट कंडीशन पूरी होती है। अगर फर्स्ट कंडीशन पूरी होती है तो हम रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c, जो मेरी पुरानी ऑब्जर्वेशन है ना, एक्सपीरियंस है, उसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन डालते रहते हैं। नहीं बेटा, इंटीग्रेशन को तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इंटीग्रेशन का साइन नहीं डालना। तो आपको इसको यहाँ पे क्या लिखना है, x रेज़ टू पावर 6/6 प्लस c। एक और चीज़ बेटा ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x रेज़ टू पावर 5 इंटू डी एक्स। जब ना मैं इंटीग्रेट बोलता हूँ मैं सिर्फ इतना बोल देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 5, बट बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड दैट यहाँ पर dx है। दोबारा से बोलो, अगर मैं x रेज़ टू पावर 5 का इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर dx तो होगा ही होगा। अकेले x रेज़ टू पावर 5 की इंटीग्रेशन का कोई तुक नहीं बनता। ये मैथमेटिकल गलत प्रेजेंटेशन है, हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर dx तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये कितना बनेगा, x रेज़ टू पावर 6/6 प्लस c। ये तो आपने पहले से ही सॉल्व कर रखा है, तो ध्यान रखना है दिस dx मस्ट बी देयर, ठीक है? ओके, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस है छोटी सी, 1/√x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ
कितना आता है आपका आंसर? देखो बेटा, इसको आप लिख सकते हो x रेज़ टू पावर -1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये n है, n की वैल्यू कितनी है? -1/2। -1/2 -1 तो नहीं है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये माइनस माइनस आ गई, इसको एग्जैक्ट मैच करो। ये -1 है और ये -1/2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब हम अपना ये फर्स्ट वाला रिलेशन है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसे अप्लाई करिए। आप क्या लिखोगे? अब इंटीग्रेशन का साइन नहीं डालना क्योंकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे? x रेज़ टू पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये 1/2 हो जाएगा, इधर भी 1/2 हो जाएगा। ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट दिस वैल्यू। आप चाहो तो एंड में ही सिर्फ इंटीग्रेशन कांस्टेंट डाल दिया करो, तो यू कैन राइट डाउन 2√x + c। अगला क्वेश्चन मेरे पास, आप लोग इंटीग्रेट करोगे sin 2x इंटू dx। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू dx। तो आप लोगों ने ब्रैकेट्स की कमी नहीं रखनी है ताकि गलती ना हो। अब वीडियो को पॉज दीजिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए। हाँ जी, तो ये हमारे इस रिलेशन के साथ मैच करेगा। तो यहाँ पर जो 2 है ये k को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है? -cos x। तो -cos पूरे का पूरा लिखना है 2x, अकेला x है लिखने के 2 नीचे चला गया है, ऐसा कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर भी आंसर में kx ही था, -cos 2x डिवाइडेड बाय 2 + c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ कि इंटीग्रेट करके दिखाओ cos x/2 इंटू dx को, इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ, आपका रिजल्ट क्या आता है? गो फॉर दिस। तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, माइनस नहीं अब प्लस ही आएगा, sin x/2। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हो गई है? 1/2। तो जो x का कॉफिशिएंट है उसके साथ आपको डिवाइड करना होता है +c। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 sin x/2 + c। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है sin² x इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin² x इंटू dx, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो बेटा, इसके लिए हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ, इसमें मैं कहीं पे भी u⁴ लिख के सॉल्व नहीं कर सकता। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगता। उस sin² x को सॉल्व करना हमने अभी सीखा नहीं है, हमने तो सिर्फ sin x को इंटीग्रेट करना सीखा है। गेटिंग माई पॉइंट? और हमने x⁴n को इंटीग्रेट करना सीखा है, बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन को इंटीग्रेट करना नहीं सीखा। तो अब जितना हमें आता है हम उसी बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। आपको वापस बचपन की यादों में जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। cos 2θ या cos 2x के मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। वीडियो को पॉज दीजिए और तीनों फॉर्मूले लिखिए। बिना देखे लिख सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो वापस कुछ पेज टर्न करिए, तीनों फॉर्मूले लिखिए। शायद आपके पास ये 3 फार्मूले आएंगे, cos² x माइनस sin² x, दूसरा आएगा 2 cos² x माइनस 1 और तीसरा आएगा 1 - 2 sin² x। ठीक है ना? इस तरह से आपके पास ये 3 फार्मूले कहीं ना कहीं से ढूंढिए और लिखिए। अब अगर मैं इनमें से तीसरा फार्मूला यूज़ करता हूँ, आई एम यूजिंग थर्ड फार्मूला, तीसरे फार्मूले को यूज़ करके मेरे पास sin² x की वैल्यू आप लोग चेक करो, क्या ये बन जाएगी? sin² x की वैल्यू ये बन जाएगी। बढ़िया। अब sin² x की वैल्यू को आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। sin² x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, ताकि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर पाओ। जब आप इधर सब्स्टिट्यूट करोगे आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x/2 इंटू dx।
ठीक है बच्चों। अब ये 1/2, सो अकेला 2 देखता हूँ तो मैं ये 1/2 ही बन जाएगा, इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर रख सकता हूँ। मेरी बात दोबारा से सुनो, मैंने आपसे ये कहा था कि इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट फार्मूला, क्वोशिएंट फार्मूला और चेन रूल एप्लीकेबल नहीं होते, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फंडे लगाए जा सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन या एडिशन है तो आप इन दोनों को अलग अलग से इंटीग्रेट कर सकते हो। यानी कि मैं अब थोड़ा धीरे करूँगा। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। तो अब देखो, मैं ये मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इसे लिखूँगा dx माइनस कॉस 2x, ठीक है। अब 2x के साथ कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ इंटू dx। तो ये क्लियर है। अब मैं इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ। जैसे हम डेरिवेटिव अलग अलग करते थे वैसे यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देता हूँ। अब अगला स्टेप देखो, ये 1/2 इन दोनों में से कॉमन आया था तो यहाँ पर मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट डालनी पड़ेगी। उम्मीद है कि ये स्टेप आपको क्लियर होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने dx को मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ और अलग अलग से इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि प्लस या माइनस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला में हम अलग अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिससे अलग अलग से डेरिवेटिव ले सकते थे। ओके, अब dx की इंटीग्रेशन कितनी है, x। अच्छा, अब आपका मन आएगा x प्लस सी यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे फिर से x प्लस सी डाल दें तो 2c लिख देंगे। बेटा एक ही कांस्टेंट डालना है, ठीक है। 2c भी तो एक नया कांस्टेंट ही बन गया, या इसको c1 लिखोगे, इसको c2 लिखोगे, c1 प्लस c2 इज वन मोर कांस्टेंट। तो हमें एक फाइनल आंसर में ही सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट यानी कि c लिखना है, ठीक है। तो अब dx की इंटीग्रेशन हमने कितनी सीखी थी, ये तो x का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही है, तो ये कितना आएगा बेटा, x आएगा, है ना। ये मैंने यहाँ पे भी ड्राइव करवाया था, डिस्कस किया था। cos 2x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन आपने पढ़ ली है, ये कितनी आएगी, sin 2x बाय 2, ये प्लस का साइन ही होता है, प्लस c। अच्छा, अब ना जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें स्टूडेंट्स क्या करना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं जी cos 2x की इंटीग्रेशन तो हो गई sin 2x बाय 2, और सर जी dx की इंटीग्रेशन भी आप नाल लावांगे, आप x भी नाल लिखांगे। नहीं बेटा, बात को समझो। अकेले cos x को तो इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, cos x के साथ dx का होना तो लाजमी है ना। तो जब आप ये बोलते हो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो इसका मतलब क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx, कॉम्बिनेशन में था इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx। मैं बोल नहीं रहा, ठीक है, बट वो टेक्निकली साथ ही रहेगा। ये dx के साथ ही ये पूरे कॉम्बिनेशन की इंटीग्रेशन है sin 2x बाय 2। क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 रेज टू पावर 5 इंटू dx। इसके लिए ये हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए मैं एक जनरल सा रूल ही बता देता हूँ, आप लोग वही याद कर लेना, हमें इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जनरल रूल क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेज टू पावर n इंटू डी एक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है, दिस इज मस्ट बी लीनियर एक्सप्रेशन। हो गया बेटा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो यही फार्मूला लगा सकते हो, बट विद अ स्मॉल चेंज। क्या लिखोगे, ax प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इतना तो हमारा आना ही आना था। साथ में बेटा इस लीनियर एक्सप्रेशन में जो x का कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट के साथ आपको यहाँ पर डिवाइड करना है, x के कॉफिशिएंट के साथ यहाँ पर डिवाइड करना है। डेरिवेटिव में हम x के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में हम x के कॉफिशिएंट को डिवाइड करेंगे। ओके, अब आप लोग वीडियो को पॉज दीजिए और इसको इंटीग्रेट करिए, सॉल्व करके दिखाइए, ये आपका कितना आंसर बन जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा x प्लस 2 रेज टू पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर गुड लक का हमारी x का कॉफिशिएंट कितना है, यहाँ पर x किससे मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है, 1, ठीक है। तो
तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, x प्लस 2 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है बच्चों, ओके। इससे मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस लूंगा जो आपको 100% गारंटी है कि काफ़ी परेशान कर सकता है। तो हमारे पास है रूट ऑफ 1 प्लस, ये हटा रहा हूँ। दिस मेथड जो अभी हम करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हमें एडवांस लेवल के फिजिक्स के क्वेश्चंस के लिए ज़रूरत पड़ती है, इस टाइप के इस क्वेश्चन की। तो अगर सबको समझ आ जाए तो भगवान भला करे, अगर किसी को कुछ समझ नहीं भी आए तो भी चिंता मत करो, आप इसको आराम से छोड़ देना। अगर कभी कहीं दिक्कत आएगी दोबारा से, जब भी आएगा फिजिक्स में, मैं फुल फ्लैज डिटेल में तब डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग इंटीग्रेशन में काफ़ी कंफर्टेबल वैसे ही हो चुके होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू 2y इंटू डी वाई, ये है हमारे पास। अब हमने इस तरह की इंटीग्रेशन कहीं नहीं सीखी, और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि बेटा हम इसमें प्रोडक्ट रूल या चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हमने पुराने तरीकों से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है, यहाँ पर हमारे पास ट्रिक क्या है, हम एज्यूम करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम अनदर वेरिएबल t। अब आपके मन में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि सर मैनू कितना पता चलू कि मैं इस एक्सप्रेशन t दे बराबर मनना है, हमें कैसे पता चलेगा? आंसर बेटा दो जवाब है, एक तो जवाब है प्रैक्टिस और दूसरा जवाब है कि आप देखो इसका डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये 2y यहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ से हिंट मिल रहा है कि मुझे 1 प्लस वाई स्क्वायर को t के इक्वल एज्यूम करना है। ठीक है, मैं पहले से कह रहा हूँ, थोड़ा टिपिकल है, वीडियो को इतने पार्ट को 2 बार, कम से कम 2 बार देखना। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये स्टेप्स ही हैं बेटा, जो नॉन मेडिकल वाले हैं इसको +2 में पढ़ते हैं, तो ये स्टेप्स ही हैं, इसको ऐसे ही फॉलो करना पड़ता है। दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि हम यहाँ पर किसी एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 प्लस वाई स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ये डेरिवेटिव लिया, 1 अकेला पड़ा है, अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो बेटा, यहाँ पर t है और यहाँ पर y है, तो अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो आप क्या लगाओगे, चेन रूल। जब आप चेन रूल लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। यू आर गोइंग टू राइट डाउन लाइक दिस। ठीक है ना, एक्चुअली तो यहाँ पे आना था y रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, बट वो 1 ही बन जाएगा। ये डी टी बाई डी टी कितना हो जाएगा बेटा 1, ये आप बहुत अच्छे से कर चुके हो। ये आपके पास बन जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1। अगर मैं dt को दूसरी तरफ ले जाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, 2y इंटू डी वाई इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1, नहीं 1 2 एंड इसको 3 कर लेते हैं, 1 2 एंड 3। यहाँ तक अब वीडियो को पॉज दो, चाहे इतना पूरा रिपीट करो, और अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लो। इसके बाद देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, मैं ये वाली वैल्यू ध्यान से देखना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करूँगा, और ये वाली वैल्यू 2y इंटू डी वाई, ये पूरी की पूरी पड़ी हुई है ना, 2y इंटू डी वाई, ये वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यानी कि आई विल राइट डाउन यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। अगर मैं इनको यूज करूंगा तो देखो ये रूट वैसे का वैसा है, ये आएगा रूट ऑफ t, ये पूरे का पूरा कितना था मेरे पास dt, यानी कि अब मैं इसको लिख सकता हूँ t रेज़ टू पावर -1/2 इंटू dt। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट रूल, यही वाला रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, और जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास बनेगा t रेज़ टू पावर +1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c, where c is integration constant। On calculation
यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है बच्चों। अब t हमने कितना एज्यूम किया था 1 + y², तो मुझे यहाँ पर t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1 + y² रेज़ टू पावर हो जाएगा 3/2 + c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। सिमिलरली एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। मैं दोनों तरीकों से इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक सीधा शॉर्टकट मेथड से। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cos 7θ + 5 इंटू d θ। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर। पहला शॉर्टकट क्या है कि जो फार्मूला हमने अभी भी पढ़ा, cos ऑफ ax + b इंटू dx, अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन हो तो आप इसको कैसे लिखते हो, cos की इंटीग्रेशन प्लस में साइन होता है, प्लस होता है, डेरिवेटिव लेते तो cos का माइनस होता, माइनस साइन होता, इंटीग्रेशन लोगे तो प्लस साइन आएगा। तो साइन क्या आएगा, ax + b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है a, तो आपका ये सीधा आंसर बन जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें मुझे क्या है, x की जगह क्या दिया हुआ है d θ। तो यानी कि इस बार जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बोलो, मेरे पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ थीटा। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा आंसर क्या बनेगा, साइन 7θ + 5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 7। कोफिशिएंट ऑफ थीटा इज 7। चलो, मैंने आपसे कहा था कि मैं दो मेथड से डिस्कस करूंगा और दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही रिजल्ट आएगा। देखते हैं कैसे करना है। मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ लेट 7θ + 5 इज इक्वल टू t। अब कई बच्चे कहेंगे सर t क्यों लिखता है जी, कोई कुछ और ले लो बेटा, t लो, x लो, y लो, u लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर पे डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब लेट ये किया हमने, अब हम लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। दोनों तरफ हमने t के साथ डेरिवेटिव लिया। अब जब आप ये डेरिवेटिव सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 7 इंटू dθ/dt, और ये 5 तो कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट दिस, यानी कि d θ की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, dt/7। ठीक है, तो मेरे पास फिर से वही तीन इक्वेशंस मैं यूज करूंगा, 1 2 3। इन तीन को यूज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे करोगे आप लोग, आप लिखोगे cos 7θ + 5 की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है यहाँ पे, t। ठीक है, और dθ की वैल्यू यहाँ से, dθ की वैल्यू कितनी थी, dt/7, यही हो जाएगा। तो मैं 1/7 बाहर रख सकता हूँ। आई कैन राइट डाउन cos t इंटू dt। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, cos t की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, sin t आ जाएगी। और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, हमने इक्वेशन नंबर 2 में जो एज्यूम की थी वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये आ गया। अब चेक करो, हमेशा की तरह एंड में हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट डाल देंगे। यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं डाला था, वी कैन पुट इट हियर आल्सो। तो अगर आप मैच कराओगे तो ये दोनों आंसर सेम है। दिस इज अ बिट लेंथी प्रोसेस। ठीक है, इसको हम स्किप कर सकते हैं, जब भी मेरे पास यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन हो तब हम इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके मन में जो नए नए विचार आ रहे हैं कि सर अगर यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म हो, ये हो, वो हो, तो कैसे करना है, बेटा उन विचारों को त्याग दो। क्लियर, जितने टाइप्स, जितने टिपिकल क्वेश्चन फिजिक्स में आने हैं मैं उतने कवर कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा टिपिकल आने नहीं है, तो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन हमें सीखनी ही नहीं है। क्लियर, ओके। तो एक लास्ट क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस थ्री रेज टू पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। आपको इसे इंटीग्रेट करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आप एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 को t एज्यूम करके शुरू कर दो, ठीक है। एक्चुअली अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट थोड़ा सा जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि इसका डेरिवेटिव यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने पीछे बताया था कि डेरिवेटिव साथ पड़ा होना चाहिए, तब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ी आसानी से काम करता है। ये सब्स्टिट्यूट करो इक्वल टू t। अब लिखो, वीडियो को पॉज दो, सॉल्व करो। ओके, तो आप लोगों ने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया होगा विद रिस्पेक्ट टू t, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो इधर भी क्या हो गया, dt बाय dt। तो राइट साइड जब आपने सॉल्व की होगी तो ये पक्का से 1 आ जाएगी। हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब यहाँ पर जब मैं डेरिवेटिव सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी, और ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। बट बेटा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे t है और यहाँ पे x है, ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। और जब वेरिएबल सेम नहीं होते तो हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं। जब आप चेन रूल लगाओगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। ये 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी वैसे का वैसा ही है, इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। यानी कि आप लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। चेक करो बेटा, क्या हमारे ये स्टेप्स मैच कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। ये देखो x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये पूरे का पूरा पड़ा हुआ है ना, आपको दिखाई देना शुरू हो गया। अब आप यूज करो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो। ये टी स्क्वेयर हो जाएगा। x प्लस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी बाई 2। ये 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर इंटू डी टी हो जाएगी। और अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। टी स्क्वेयर की इंटीग्रेशन आप लोग कितनी लिखोगे, टी स्क्वेयर की इंटीग्रेशन लिखोगे टी रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 विद इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 6। और t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दो, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओ यहाँ क्यूब तो रह गया। ओके, तो अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे 4x स्क्वेयर प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। वीडियो को पॉज दीजिए और इसे सॉल्व करिए। हाँ जी, तो आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने पहले एडिशन रूल के हिसाब से दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन अलग अलग कर ली होगी। अब अगले स्टेप में ये 4 भी कांस्टेंट है, 4 एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ था, तो ये इस फर्स्ट वाली टर्म से बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, यही होगी। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स। और हम हमेशा की तरह इंट्रोड्यूस कर देंगे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आपके पास आ जाएगा 4/3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस साइन एक्स प्लस c। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। लीजिए, तो इसके साथ हमारे पास इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, जिसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। सॉरी गड़बड़ हो गई। खत्म जो पार्ट हुआ उसको कहते हैं इंडेफिनेट,
जो हमने अभी शुरू करना है दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो इनडेफिनेट क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ से शुरू करके कहाँ पे ख़त्म करना है। जब डेफिनेट इंटीग्रल होगा तब मुझे पता होगा कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ 1-2 स्टेप्स ऐड हो जाएंगे, तो ध्यान से सुनने हैं। इफ़ रिक्वायर्ड 2 बार सुनने हैं, 2 बार प्ले करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन में मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है fx इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर ना 2 वैल्यूज लिखी आएंगी इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर। जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है उस वैल्यू को हम बोलते हैं लोअर लिमिट। दिस वैल्यू इज कॉल्ड लोअर लिमिट। और जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर लिखी हुई है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड अपर लिमिट। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ये सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, इनको यूज़ कैसे करना है, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगा। चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए x² इंटू डी एक्स है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, मुझे लिमिट्स गिवन है। देखो बेटा, अभी आपको ये पता नहीं है कि लिमिट्स क्या है, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ। आप पूरे लेक्चर तक वेट करो, मैं पूरी बातें क्लियर कर दूंगा एकदम से। तो ये लिमिट्स मेरे पास जाएंगी 1 से 2 तक। सपोज दिस इज गिवन टू यू, आपको नहीं सोचना कि ये कहाँ से है, इट इज गिवन टू यू। ये हमें लिमिट है, 1 को क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर जो लिमिट डाली हुई है उसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। ठीक है, अब आपको जब इसे सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप ठीक वैसे ही है, इंटीग्रेशन वाला रूल अप्लाई करना है। x² के इंटीग्रेशन जब आप लोगे तो क्या बनेगी, x रेज़ टू पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। यहाँ तक सेम है। अगला स्टेप बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पर अब मुझे इंटीग्रेशन के साइन को तो हटा देना है। जब मैंने इंटीग्रेशन के साइन को हटा दिया तब मैं लिमिट्स को कहाँ लिखूँगा, लिमिट्स को अब मुझे राइट साइड में शिफ्ट कर देना है। दिस इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसमें आपको कोई कलाकारी नहीं दिखानी है, अपने इमोशंस को दबा के रखना है भाई। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना आएगा आपके पास, x रेज़ टू पावर 3/3, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 1 to 2। और अगला स्टेप क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे, ये सुनो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 2। इसको कहाँ पुट करना है, जो वेरिएबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, तो x में क्या पुट कर देना है, 2। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा। बाकी क्या था यहाँ पर, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 था। तो मैंने सिर्फ क्या किया है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर x लिखा हुआ था, वहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, बाकी क्यूब और 3 वैसे का वैसा है। तो मेरी सब्स्टिट्यूशन में अभी क्या हुआ है, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट हुई है। फिर माइनस साइन हमारी तरफ से आएगा, ये हमारी तरफ से माइनस साइन है। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, यानी कि अब x में आपने क्या पुट कर देनी है, लोअर लिमिट। x में लोअर लिमिट आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जब आप यहाँ पर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनेगा 1 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास बन जाएगा 8 - 1/3, दिस कम्स आउट 7/3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब जब आप लिमिट्स लेते हो, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हो, तब आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना, तब आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना। कारण बड़ा क्लियर है कि अगर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखोगे भी तो जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस साइन आएगा। ठीक है, दैट विल कैंसिल आउट, सो वी नीड नॉट टू वरी। सेकेंड पॉइंट जो है इसमें कि फिजिक्स में 99.9999% लगभग 100% केसेस में हम लिमिट्स लेकर ही सॉल्व करते हैं। तो यानी कि फिजिक्स में हमें
कहीं पे भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जब भी हमें लिमिट्स यूज़ करनी है तब हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। डन। अगर किसी के मन में डाउट है सर कैंसिल आउट कितना होगा, तो बेटा मेरे से वीडियो में पूछना नहीं है, बाद में आप खुद एक बार ट्राई करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट डाल दो, फिर लिमिट्स लेके देखो। ठीक है, एक बार करके फिर मेरे को दिखाना है, फिर मैं बताऊंगा कि आपकी क्या गलती है। पहले से कलाकारी शुरू नहीं कर देनी। ठीक है, ओके। तो ये मेरी फर्स्ट एग्जांपल थी, तो एक दो एग्जांपल्स और करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो अगली एग्जांपल में हम लोग शुरू करते हैं। बोलो बच्चों, कैसे करोगे इसको सॉल्व? जो कांस्टेंट्स हैं हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं, उनकी हमें कोई चिंता नहीं है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो हम इनको इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं, और लिमिट्स वैसे कि वैसे अभी लिखूंगा, क्योंकि मैंने अभी तो सॉल्व कुछ भी नहीं किया। ये ठीक है। अगले स्टेप में एक्चुअली ये आर की पावर कितनी हो जाती है? -2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, r⁻² इंटू dr, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम r1 टू r2। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया, इंटीग्रेशन का रिलेशन फार्मूला कोई अप्लाई नहीं किया। यहाँ पर अप्लाई करूँगा x⁻n वाला फार्मूला। x की जगह यहाँ पे क्या है? r, इधर भी r है और इधर भी dx की जगह dr है, तो एक ही बात है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बनेगा GMM r⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम r1 टू r2। ठीक है, अगला स्टेप आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे। ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। ये एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी। अगर किसी को डाउट आया तो पिछले क्वेश्चन में स्टेप्स चेक कर लेना। ठीक है, अगला स्टेप क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है? r2। हमारे पास वेरिएबल क्या था? r, तो मुझे r2 की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, -1/r2। ये माइनस ये सेम आ रहा है, और मैंने कहा था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक माइनस साइन हमने अपनी तरफ से डाल देना है। ठीक है, फिर हम पुट करेंगे लोअर लिमिट। जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह हम पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो आप यहाँ पे पुट करोगे। जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये माइनस साइन तो वैसे का वैसा चलता आएगा, तो ये आप लिखोगे -1/r1। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। GMM, ये प्लस वाली टर्म हो जाएगी, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/r1 - 1/r2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि हम इसमें लिमिट्स यूज़ कर रहे हैं, तो इस केस में मुझे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इज दैट ओके विद यू? बढ़िया। अब इसके बाद इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन रह गई है, और इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग उसी में समझ आएगा। इंटीग्रेशन गिव्स अस एरिया अंडर ग्राफ या एरिया अंडर कर्व। इस पॉइंट को अब हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए एक चीज़ बताइए, अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ y = x, तो ये कैसे आएगी? दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म याद है जो हमने पढ़ रखी है, y = mx + c। तो इस केस में c की वैल्यू 0 हो जाएगी और m की वैल्यू 1 हो जाएगी, यही होगा। और अगर आप लोग इस ग्राफ को प्लॉट करो तो क्या आप लोग ग्राफ कुछ ऐसे ही ड्रॉ करोगे? ओके, तो हम ऐसा करते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। मैं एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि मैंने x की वैल्यू ले ली 1। अगर x की वैल्यू सीधा यहीं पे लेते हैं, अगर x की वैल्यू 1 ले ली तो नेचुरली इस केस में y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो y की वैल्यू भी 1 हो गई। ये लेंथ भी कितनी हो गई है? 1। दिस लेंथ इज आल्सो 1। ठीक है ना? तो अब मुझे बताइए इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल कौन सी है? OAB। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? व्हाट इज एरिया ऑफ
ट्रायंगल OAB। कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। दिस कम्स आउट हाफ यूनिट, कोई खास बात नहीं थी। अब मैंने रेफरेंस लिया था 0 से। अब मैं अगर रेफरेंस को चेंज कर दूँ, सपोज इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से आप लोगों से कहता हूँ कि अब कैलकुलेट करो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, वही लाइन है मेरे पास। और अब मुझसे कहा गया है कि वी हैव टू कैलकुलेट एरिया अंडर दिस कर्व या दिस लाइन। आपको x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक कैलकुलेट करना है। तो इधर से y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, इधर से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, जब मैं y इज इक्वल टू x सब्स्टिट्यूट करूँगा। अब आपसे इतने हिस्से में ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो अब ये किसकी शेप बन जाएगी, ट्रेपीजियम की शेप बन जाएगी। तो आप इस ट्रेपीजियम का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मैं इसको थोड़ा सा वर्ड यूज करूंगा, एरिया अंडर कर्व। देखो कर्व की शेप बेशक इस पर लाइन है, जनरल कर्व भी लिख सकते हैं। शुरू कहाँ से कर रहे हो, x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 2 तक आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन जाएगी। ट्रेपीजियम की एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, 1 + 2 3 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज 1। तो ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट दिस वैल्यू 3/2। ठीक है, तो अब मैं इन्हीं कैलकुलेशंस को आपको करके दिखाता हूं इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या कहती है कि अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का तरीका है एरिया अंडर कर्व इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस। ठीक है, मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है, x एक्सिस का क्या मीनिंग है, ये देखो ये भी एरिया इधर x एक्सिस के साथ ही बना था। ठीक है ना, इस साइड की बात नहीं कर रहे थे हम, इधर की बात कर रहे थे। ये एरिया भी इधर किसकी साइड में मैंने लिया था, x एक्सिस की साइड में लिया था। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। x कहाँ से लेना है, आपकी इच्छा है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। जैसे मैं केस 1 यूज करूंगा तो मैं लोअर लिमिट क्या पुट करूंगा 0, अपर लिमिट क्या पुट करूंगा 1। देखो कैसे बेटा, ध्यान से समझो। यहाँ पर मैं x को वेरिएबल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ऑफकोर्स y भी वेरिएबल है, बट मैं y को एलिमिनेट कर देता हूँ। अभी देखो y को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कर्व की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू x। तो मैं y की वैल्यू यहाँ x पुट कर दूंगा, तो x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, बट रुको, मुझे पहले ये ट्रायंगल वाले एरिया की कैलकुलेशन करनी है। शुरू कहाँ से करना है, 0 से, क्योंकि वेरिएबल कौन है यहाँ पर x की कम से कम वैल्यू कितनी है 0, x की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी है 1। तो लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है 1। स्टार्टिंग वाली लोअर लिमिट, यहाँ पे एंड करना है वो क्या होगी अपर लिमिट। और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1। इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना आता है, x raised to power 1 plus 1 upon 1 plus 1, limits will be taken from 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, दिस कम्स आउट 1/2। दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस। एरिया अंडर कर्व इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस। जब हमने लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक ली हैं 0 से 1 तक, ये फर्स्ट केस आ गया। ठीक है, मैं इसी पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आप लोग पॉज देकर नोट कर लीजिए, मैं यहीं पे थोड़ा सा आगे चलूँगा। अब मैं सेकंड केस को डिस्कस करना चाहता हूँ। सेकंड केस में हमने 1 से 2 तक डिस्कशन की थी, तो सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे लिमिट्स को चेंज कर देना है। आई विल जस्ट चेंज लिमिट्स 1 से लेके 2 तक। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे चेंज क्या होगा लिमिट्स, क्योंकि मैंने शुरू x की वैल्यू 1 से की है और ख़त्म मैंने x की वैल्यू 2 से की है। तो लिमिट्स विल बी फ्रॉम 1 to 2
आप इसको लिखोगे x²/2, लिमिट्स विल बी टेकन फ्रॉम 1 to 2, ये अपने पास हो जाएगा 2²। चेक करो बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यूज यही आ रही हैं और यहाँ पे बाय 2 आएगा, तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 2 - 1/2, दिस इज इक्वल टू 3/2। तो ये भी 3/2 आ गया, हमारे रिजल्ट मैच कर गए। अब इसके बाद आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ਅਸੀਂ इदां ही कढ़ लेंदे, सानू इहदे वास्ते इन्नी लंबी चौड़ी इंटीग्रेशन सिखाने की लोड़ सी। तो आंसर सुनो बेटा कि आप लोगों ने जो 10th तक या अभी तक जो आपने एरियाज कैलकुलेट करने सीखे हैं वो आपने सीखे हैं एक ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, ट्रेपेजियम का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लगाओगे पेंटागन, हेक्सागन, इन सब के एरियाज फाइंड आउट कर लोगे। बट यू कांट गो बियॉन्ड दैट। इंटीग्रेशन इन सब का सोल्यूशन है। दुनिया भर में कोई भी कर्व हो, आप हर एक कर्व में सोल्यूशन ढूंढ पाओगे, हर एक कर्व के लिए एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं अपनी बात को जस्टिफाई करूंगा। लीजिए, मान लीजिए मेरे पास इसमें कर्व है y इज इक्वल टू x², तो इसकी शेप क्या होगी? पैराबोला। ये पैराबोला किस तरफ बनेगा? कैन यू फाइंड आउट दिस पैराबोला? ये किस तरफ बनेगा? स्पीक अप। पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बनेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी शेप ऑफ ग्राफ। क्लियर है? ये है हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस। अब मुझसे कहा गया है कि मुझे कैलकुलेट करना है एरिया अंडर दिस कर्व जब x की वैल्यू 1 से 3 तक जाती है। एरिया इज इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस। ठीक है, देखो बेटा, जब हम ये लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx, तो एरिया किस साइड में इनक्लोज हुआ है? x एक्सिस में। अगर मैं लिखता x इंटू dy तो एरिया इनक्लोज होता y एक्सिस में। बट राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन एरिया इनक्लोज्ड ऑन द x एक्सिस। तो x एक्सिस के साथ इतना एरिया इनक्लोज हुआ। अब इस एरिया की कैलकुलेशन आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ी। देखो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कुछ कर्व ऐसे जा रही है। अब इस कर्व के लिए एरिया कैसे कैलकुलेट करना है ये आपने कभी नहीं पढ़ा, ये हम लोग सीखते हैं थ्रू इंटीग्रेशन। तो आपको लिए फार्मूला क्या है? y इंटू डी एक्स, और लिमिट्स x की, लिमिट्स लिखनी है x की, क्योंकि हमने यहाँ पे dx लिखा है, तो लिमिट्स x की लिखेंगे। मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि आपको x की लिमिट्स लिखनी है, 1 से लेके 3 तक हमारे पास लिमिट्स जाएंगी। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? x² इंटू डी एक्स, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 1 to 2। अगला स्टेप क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x² की इंटीग्रेशन कितनी होगी हमारे पास? आप लोगों को अब तक आ चुकी है। इट इज x³/3, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 1 to 2। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको लिमिट्स की सब्स्टिट्यूशन आती होगी। मैंने सिर्फ क्या किया है, एक बार रिकॉल कर लें। मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया है? 2, 2⁻3, 2⁻3 हो गया 8, माइनस x⁻3 था तो 1⁻3 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा बाय 3। तो एरिया कम्स आउट 7/3। दिस इज एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। ठीक है, अब आपके पास कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाता, आप इसी अप्रोच से कर सकते थे। ठीक है, हमें जितनी चाहिए, जितना पार्ट चाहिए मैंने समझा दिया है। जब आप मैथ्स में पढ़ोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, डिफरेंट केसेस पढ़ोगे, हमें उतना नहीं जाना। ठीक है, जस्ट यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट एरिया अंडर ग्राफ, मतलब समझेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन को अभी हमने क्या समझा? एरिया अंडर कर्व। अब हम लोग इंटीग्रेशन को समझेंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन, यानी कि एड अप कर देना, चीज़ों को आपस में जोड़ देना। चलिए, समेशन कैसे करते हैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे। मान लीजिए हम लोग 9th क्लास की बचपन की यादों में चले गए हैं। मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है 3 न्यूटन। ठीक है, body is placed on a horizontal surface
एंड अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। बॉडी को हमने कहाँ से शुरू किया, यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी और बॉडी को हम कहाँ तक ले गए, यहाँ तक x की वैल्यू 10 मीटर है। तो हमने एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगानी शुरू की, कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज नॉट वेरिएबल राइट नाउ, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस कांस्टेंट वैल्यू से फोर्स लगानी शुरू की, बॉडी को ले गए x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 10 मीटर तक। तो बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इज 10 मीटर। बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, 3 न्यूटन। तो आप लोग यहाँ पर व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। आपने 9th-10th में पढ़ रखा है F इंटू एस, ये आ जाएगा आपके पास 30 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं था। ओके, जो मेरा क्वेश्चन है ना वो अब है कि मान लो आप इसी बॉडी को मूव करते हो x इक्वल 0 से लेके x इज इक्वल टू 10 मीटर तक, बट अब यहाँ पे छोटी सी एक चेंज है। आप जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो ना, वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू 3x है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फोर्स क्या है, वेरिएबल। 3x का मीनिंग समझो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 3x। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, 3x प्लस 1 कर लूँ, थोड़ा सा 3x प्लस 1 ऐसे लिख लो, 3x प्लस 1 ऐसे एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि मेरे पास बॉडी 0 मीटर पे पड़ी हुई है, यानी कि ओरिजिन पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पर मैं x कितना पुट करूँगा, 0। तो बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी, 3। तो बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स हो जाएगी 3 न्यूटन। मान लो मेरे पास x की वैल्यू है 1 मीटर, तो बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी। अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, 3 इंटू 2 ये कितनी हो जाएगी, 6 न्यूटन। अगर मैं x की वैल्यू 3 मीटर पुट कर दूं तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 न्यूटन। यानी कि अगर हम x इक्वल 0 से x इज इक्वल 10 मीटर तक आगे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इस बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है ना। ये बात क्लियर है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मैंने अभी एग्जांपल में ना बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, 1 मीटर से सीधा 3 मीटर। अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ से समझाऊंगा कि मान लो x की वैल्यू 0.01 मीटर हो गई है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैं 0.01 पुट करूँगा तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगी 3.003 न्यूटन हो जाएगी। अगर x की वैल्यू में 0.001 मीटर पुट करता हूँ तब भी f की वैल्यू मेरे पास थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे तो 0.0, ये कैलकुलेशन चेक करना बेटा गड़बड़ हुई लगती है मेरे को, ये शायद ऐसे तो नहीं आएगा, हाँ जी ये सही लग रहा है, 033 न्यूटन। यानी कि जैसे ही इस चीज़ को समझो बेटा, ये पॉइंट मुझे हाईलाइट करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज ला रहा हूँ। जैसे ही मैं x को थोड़ा सा चेंज करता हूँ वैसे ही f की वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे ही हम x को थोड़ा सा चेंज करते हैं वैसे ही f की वैल्यू भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे ही x बढ़ती है, इस एग्जाम्पल में f की वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। इट मीन्स अगर मैं बॉडी को यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा, बहुत ही कम, सपोज बहुत थोड़ा सा मूव करता हूँ, बहुत कम, जब बहुत कम चेंज होता है तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, dx से डिनोट करते हैं। तो जब मैं बॉडी को थोड़ा सा मूव करता हूँ बाय स्मॉल अमाउंट dx तो थोड़ा सा वर्क डन होगा। बट अगर मैं इसी बॉडी को यहाँ पे थोड़ा आगे जाके, ठीक है, जब x की वैल्यू कुछ चेंज हो चुकी है, ये 0 पे थी, मान लो अब x की वैल्यू 5 हो चुकी है, कुछ भी हो चुकी है, अब उतना ही सेम अमाउंट में बहुत ही मामूली सा चेंज, कितना, dx थोड़ा सा चेंज करता हूं तो इस केस में वर्क डन, सेकंड केस में वर्क डन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट केस। आप समझ रहे हो क्यों?
देखो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दोनों जगह पे कितना है, dx है। बट यहाँ पर स्टार्टिंग में फोर्स कम थी, आगे जाके फोर्स बढ़ती चली जा रही है, यानी कि उतनी ही डिस्प्लेसमेंट के लिए, सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन की वैल्यू लगातार चेंज होती जा रही है। डिफरेंट जगह पे x की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये वर्क डन अलग अलग आता है। इस वर्क डन को, ये थोड़ा सा वर्क डन है, दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन बॉडी मूव्स बाय वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो इस थोड़े से वर्क डन को हम लोग डिनोट करते हैं बाय सिंबल dw। dw इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट and it can be denoted by symbol dw is equal to f into dx। is that clear है? अब देखो अगर मुझे x is equal to 0 से x is equal to 10 तक टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो जो इंटीग्रेशन को अगर भूल जाएं तो जो हमने 10th तक पढ़ा था उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा। आपको पहले जस्ट एग्जांपल है, इससे भी छोटा सोचना पड़ेगा। पहले 0 मीटर से लेके 0.000000001 मीटर तक वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते 2 मीटर तक वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड सो ऑन। आपको कब तक चलना पड़ेगा, जब तक कि आप यहाँ तक नहीं पहुँच जाते। और इतने जितने भी सारे वर्क डन्स आएंगे उन सारे वर्क डन्स को बाद में आपको ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हो? मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब हमारी बॉडी मूव कर रही है आगे, तो हर छोटे स्टेप के बाद फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, और फोर्स की वैल्यू चेंज होने की वजह से हर छोटे स्टेप के बाद, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के बाद dw की वैल्यू, अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx, वो लगातार चेंज हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन f। तो एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, फीलिंग के लिए है कि मान लो, ये लिखना नहीं, आपने सिर्फ सुनना है कि मान लो यहाँ पे वर्क डन हुआ था 1 जूल, अगली बार हुआ 1.0001 जूल, अगली बार हुआ 1.00012 जूल एंड सो ऑन। आपको हर बार सारे वर्क डन कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उन सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकली वो बात संभव नहीं है। मुझे ये पता ही नहीं कि मैं इतने डेसिमल प्लेसेस तक लूँ या उससे भी ज़्यादा जाऊँ। तो इसीलिए इस तरह की सिचुएशन में जब लगातार चेंजेस आ रहे हैं और हमें हर पार्ट को आपस में ऐड करना है, लगातार एडिशन करनी है, dw हर बार थोड़ा थोड़ा वर्क डन आ रहा है, उन सभी वर्क डन को ऐड करना है, टोटल एडिशन, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का नाम ही समेशन है, ऐड अप करना है, चीज़ों को जोड़ना है। तो यहाँ पर ये dw क्या करेगा, हर वो छोटे छोटे वर्क डन को, ठीक है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, हर छोटे छोटे वर्क डन को ये खुद ब खुद ही ऐड कर देगा और हमें फाइनल रिजल्ट बता देगा। देखो कैसे, तो ये आ गया dw इज इक्वल टू f इंटू dx। इसको आप क्या बोलोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ, एक्चुअली तो वेरी स्मॉल लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन when body moves by small distance, when body moves by small displacement या distance dx। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया, ठीक है। अब हमें ये पता है जो हमने लिखा था कि फोर्स इस केस में किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x। तो मैं यहाँ पर इस फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये मेरे पास कितनी थी, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों। अगला स्टेप क्या है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ये आपने लिखना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स। ये साथ में लिखना है, विद अप्रोप्रिएट लिमिट्स। क्लियर। अब देखो, जब हमने शुरू किया तो कोई वर्क डन नहीं हुआ होगा, है ना, हमने स्टार्ट कहीं से नहीं किया, तो यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हुआ होगा, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं।
तो इनिशियल वर्क डन कितना है 0। फाइनल यहाँ पे वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे W कैलकुलेट करना है फाइनल वर्क डन, और इनिशियल वर्क डन कितना है 0। तो मैं इनिशियल वर्क डन लेके चलता हूँ 0 है, मैं जानबूझ के WI लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि लोअर लिमिट में हम इनिशियल वैल्यू लिख रहे हैं। तो इनिशियल वर्क डन कितना है 0, और मुझे फाइनल वर्क डन कैलकुलेट करना है। फाइनल वर्क डन कितना है W। सेकेंड पॉइंट, x को देखो, जब हमने शुरुआत की थी तो x की वैल्यू कितनी थी 0, जब मुझे खत्म करना है x की वैल्यू कितनी है 10 है। तो मैं यहाँ पे शुरू करूँगा 0 से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x इज इक्वल टू 0, और अपर लिमिट में क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्लियर, शुरुआत और एंड वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। ये देखो, जब मेरे पास इंटीग्रेशन में वेरिएबल W वर्क डन DW लिखा हुआ है तो मैं वर्क डन की लिमिट्स लिखूंगा, और राइट साइड में जब मेरे पास वेरिएबल x की टर्म्स में, डिस्टेंस की टर्म्स में आ रहा है तो मैं x की लिमिट्स लिखूंगा। जो वेरिएबल है उसकी लिमिट्स लिखेंगे। यहाँ से शुरू किया वो लोअर लिमिट होगी, यहाँ पे खत्म किया वो हमारे पास अपर लिमिट होगी। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे। देखो, हो सकता है कि ये आपको अभी 100% एब्जॉर्ब ना हो, तो दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप लोग हिस्से को दोबारा से प्ले कर लो, दूसरा है कि एक बार जितना समझ आ गया ठीक है, जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे करते चले जाएंगे आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसके बाद 2 एग्जाम्पल्स और लूंगा, तो उम्मीद है कि आपको पूरा क्लियर हो भी जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने dx की इंटीग्रेशन क्या लिखी थी x, dy की लिखी थी y, dz की z, तो यहाँ पर dw की इंटीग्रेशन क्या आएगी w। लिमिट्स कहाँ से शुरू करनी है 0 से w तक, इस इक्वल टू ये 3 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। x की इंटीग्रेशन x की पावर 1 है, ये कितनी आएगी x²/2, और ये +1 है। देखो ये 1 इंटू dx हो जाएगा, तो अगर अकेला dx हो 1 इंटू dx हो तो उसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है x। लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 10 तक। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है x, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, आप सीधे 0 से 10 लिख सकते हो। अगर किसी को ये स्टेप क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा से कर देता हूँ। ये देखो बेटा, मैंने 3 को बाहर रखा, फिर मैंने लिखा x⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस ये अकेला dx था, dx की इंटीग्रेशन मैंने x लिखी। लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 to 10। एंटर में दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई देगा। तो ये वर्क डन अब आना है अपर लिमिट, w की जगह w पुट कर दिया, वही रह जाएगा, माइनस अपनी तरफ से लोअर लिमिट इज इक्वल टू 3 इंटू, अब अपर लिमिट x की जगह क्या पुट करोगे 10, 100/2 प्लस x की जगह क्या पुट करोगे 10, दोनों जगह आना है। जब अपर लिमिट पुट करनी है तो जितनी भी जगह इस एक्सप्रेशन में x लिखा हुआ है सब जगह आपको 10 पुट करना है, माइनस अब आपको लोअर लिमिट पुट करनी है, यहाँ पे x लिखा हुआ माइनस अपनी तरफ से 0²/2 प्लस ये फिर से 0 आ जाएगा 0। तो आप इस वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हो, 3 इंटू ये 50 + 10 हो गया 60, तो आपके पास वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना आ गया 180 यूनिट्स। ठीक है बेटा, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दिस कम्स आउट 180 जूल्स। ओके, तो एक और एग्जांपल लेते हैं बात को समझने के लिए। सी मैं वर्क डन की एग्जांपल लूंगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि f की वैल्यू 2y + 3 दी हुई है। ठीक है, फिर से वर्क डन का क्वेश्चन है, f की वैल्यू 2y + 3 न्यूटन दी हुई है एंड दिस इज एक्टिंग अलोंग y एक्सिस। फोर्स y मीन्स y एक्सिस की तरफ लग रही है एंड हमने बॉडी को मूव किया 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक, 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक हमने बॉडी को मूव किया। तो बताइए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। बॉडी इज मूव फ्रॉम 1 to 3 मीटर। अब मैं क्या करता हूँ समझाने के लिए इस साइड वाली एक्सिस को y एक्सिस ले लेता हूँ। बेटा ये मैटर नहीं करता कि x की तरह y है, ठीक है, बॉडी तो हम मान के चलें कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है एंड दिस डायरेक्शन इज टेकन एज y एक्सिस। डजंट मैटर एट ऑल किस साइड को आप क्या लेते हो। ओके, तो ये आपका आराम से काम चल जाएगा y एक्सिस वाला। अगर मैं इधर को बनाऊंगा रिजल्ट वही रहेगा,
बट आपको धीरे धीरे बातों को एब्जॉर्ब करना है कि वाई एक्सिस किसी भी तरफ ले सकते हैं। तो मैं आसान रखने के लिए इधर को वाई एक्सिस लूँगा। तो ये है मेरे पास y इज इक्वल टू 0 मीटर। बट हमने बॉडी को कहाँ से मूव करना है? 1 मीटर से। और बॉडी को कहाँ तक लेके जाना है? हमने बॉडी को 3 मीटर तक लेके जाना है। 1 मीटर से शुरू करना है बॉडी को और 3 मीटर तक लेके जाना है। और इस दौरान बॉडी के ऊपर क्या लग रही है? फोर्स F लग रही है। दिस फोर्स इज वेरिएबल, क्योंकि इस फोर्स की वैल्यू आप देख सकते हो y के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इस बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज करती चली जाएगी। एंड हेंस, जैसा कि हमने पिछली न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था कि हर थोड़े से वर्क डन के लिए थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए लगातार वर्क डन की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी। अब ध्यान से समझना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मैं अब एग्जैक्टली वैसे करवाऊंगा जैसे हम फिजिक्स में करते हैं, पीछे तो सिर्फ समझा रहा था। अब समझो बेटा, मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं सपोज करता हूँ एट सम टाइम बॉडी इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस y। किसी समय y एक्सिस पे है तो बॉडी y डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इस बॉडी के ऊपर क्या लग रही है? फोर्स F। और इस फोर्स F की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? 2y + 3, यही फोर्स लग रही है। अब इस फोर्स की वजह से y इसी डायरेक्शन में आगे जाएगी, सॉरी बॉडी इसी डायरेक्शन में y की डायरेक्शन में ही थोड़ा सा आगे जाएगी। मैंने मान लिया कि इस फोर्स की वजह से बॉडी हल्का सा आगे चली गई। कितना आगे गई है? बाय स्मॉल अमाउंट dy। इट मूव्स बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy। देयरफॉर फोर्स F लग रही है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है? dy है। क्लियर? मैं ये मान के चलता हूँ बेटा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि ये डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है। dy तो हमने क्या कहा था? वेरी 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 स्मॉल चेंज इन y, जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं इनफाइनेटिसिमली स्मॉल। ये dy इतना छोटा है कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं मान सकता हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि मैं इस डिस्प्लेसमेंट के लिए मान सकता हूं कि इस फोर्स में कोई चेंज नहीं आया। मींस जितनी देर में बॉडी A पोजीशन से B पोजीशन तक गई, उसमें जो वर्क डन हुआ dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, वो कितना होगा? F इंटू dy। और इस फोर्स की वैल्यू हमने कितनी लिखनी है? फोर्स की वैल्यू कितनी थी? 2y + 3 इंटू dy। ये हो गया ना फोर्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy, F इंटू dy। हमने पिछली बार भी यही किया था। तो अब अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो मुझे लिमिट्स लिखनी पड़ेंगी। बट क्योंकि यहाँ पर मैं 0 से शुरू नहीं कर रहा, तो मैं लिख सकता हूँ कि मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? 1 मीटर से। तो शुरू में वर्क डन कितना था? W1। बाद में वर्क डन कितना था? कहाँ तक पहुँचे हैं? 3 मीटर तक। तो W2 लिख लूँ इनिशियल वर्क डन, या आप WI लिख लो, ऐसे आपको ज़्यादा समझ आएगा। इनिशियल वर्क डन एंड फाइनल वर्क डन। क्लियर है? तो अब इधर क्या आएगा? 2y + 3 इंटू dy। y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी? 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक। यहाँ पे 1 मीटर पुट करेंगे, सीधा 1 लिख दें, यूनिट्स अपने आप ही यूज हो जाएंगे। इधर 3 लिख देंगे। ये dw का वर्क डन कितना होगा? w। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी? wi से wf तक। और इधर हम क्या लिखेंगे? इसको इंटीग्रेट मैं कर देता हूँ, इसमें आप लोग अपना दिमाग लगाना, मैं इसको समझा नहीं रहा, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना। ये मेरे पास आएगा W फाइनल माइनस W इनिशियल, ठीक है। इसमें मैं लिमिट्स पुट करूंगा 9/2 प्लस 3 माइनस 1/2 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे आएगा 9। तो ये सही लग रहा है मुझे, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये आ गया मेरे पास नेट वर्क डन। ये वर्क डन कौन सा आ गया? फाइनल माइनस इनिशियल, नेट वर्क डन। नेट वर्क डन कितने डिस्टेंस के लिए? जब बॉडी को हमने 1 मीटर से 3 मीटर तक डिस्प्लेस किया है। तो ये आप लोग सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ जाएगा बहुत बढ़िया। ये हो गया 4 + 6, शायद चेक कर लेना, ये 10 जूल्स आ जाएगा। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आप देख लेना।
ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं इस बात को समझने के लिए। यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ पे बड़ा जोर लगाया था। मैंने कहा था कि हम f को इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट मान रहे हैं, तभी हमने लिखा था f इंटू डी वाई, तभी मेरे पास आया था 2y + 3 इंटू डी वाई। इस पॉइंट को मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये वैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, मैं जनरल इक्वेशन के साथ, जनरल डिस्कशन के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा। हम लोगों ने जब एरिया अंडर ग्राफ लिखा था ना, उसमें भी एक्चुअली एग्जैक्टली कुछ कैलकुलेशन ऐसे ही होती है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मान लो कि मेरे पास कुछ इस तरह से कर्व आ रही है, कोई भी शेप की कर्व हो सकती है। मुझे इंटीग्रेशन करनी है x = x1 से लेके x = x2 तक, मुझे इंटीग्रेशन करनी है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस कर्व का एरिया भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक पतला सा, बहुत ही पतली एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ली, ठीक है। जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसमें क्या कहते हैं, एलिमेंट्री स्ट्रिप ली। तो आम भाषा में एक बहुत ही छोटी सी पत्ती ली, छोटा सा एरिया लिया। ये एरिया में ध्यान से जो समझना है बेटा, ये जो थिकनेस है ये कितनी है, dx। दिस थिकनेस इज dx। dx क्या है, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x, जिसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। ये इतनी छोटी है कि मैं इसको यहाँ पर y की वैल्यू को कांस्टेंट मान सकता हूँ। इतनी छोटी है कि मैं y की वैल्यू को कांस्टेंट मान सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप कहोगे नहीं सर कांस्टेंट नहीं है तो पंगा हो जाएगा, ठीक है। ये मैथमेटिकल रूल है और इसमें कोई एरर नहीं आती, 0% एरर है, क्योंकि हमने dx इनफाइनेटेसिमली स्मॉल लिया है। अब इस एरिया का, इस छोटे से एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, एरिया ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन। ये कौन सी एक्सिस के साथ इनक्लोज हुआ है, x एक्सिस के साथ इनक्लोज हुआ है। एरिया ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन कितना हो जाएगा, y इंटू डी एक्स। दिस इज y इंटू डी एक्स। अब अगर मुझे इस ग्राफ के अंदर टोटल एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सही तरीका क्या होगा, मैं ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट मैनी स्ट्रिप्स लूँगा, ठीक है। क्योंकि एरिया बहुत छोटा आएगा, ये dx बहुत छोटी है, तो इसलिए अगर मुझे इस ग्राफ का एरिया निकालना है, इस पूरे ग्राफ का एरिया, इतने ग्राफ का एरिया निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, जैसे मैंने ये एक एरिया निकाला जिसको मैं dA लिख लूँ, तो मुझे ऐसे कई अरबों खरबों मिलियंस बिलियंस ऑफ ऐसी स्ट्रिप्स लेनी पड़ेंगी, उन सब का एरिया निकालना पड़ेगा और उन सबको ऐड कर देना पड़ेगा। यही होगा, दिस विल गिव मी एरिया अंडर दिस कर्व। और दूसरा तरीका क्या है, ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इतने एरियाज निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या कर दो, आप सिर्फ इंटीग्रेट कर दो, ये सारे एरियाज खुद ब खुद ऐड अप हो जाएंगे। इंटीग्रेशन का नाम ही क्या है, समेशन, लगातार ऐड करना, बिना किसी ब्रेक के एडिशन करना। तो ये सारे एरियाज को कंटिन्यूसली ऐड कर देगी जब आप लिमिट्स लिखोगे x1 से x2 तक। तो यहाँ पर जो पॉइंट मुझे हाईलाइट करना है, ये इस स्ट्रिप को दोबारा से देखो बेटा। इस स्ट्रिप को मैंने, अब मान के चलो कि 10 करोड़ गुना, बिलियन टाइम्स बड़ा कर दिया। बिलियन टाइम्स बड़ा करने के बाद अब आपको ये ऐसी दिखाई दे रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट आई वांट टू कन्वे, कि बिलियन टाइम्स बड़ा करने के बाद भी ये आपको ऐसे दिखाई दे रही है, दिस इज dx। और इस केस में हम ये मान सकते हैं कि इस दौरान y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। आपको इसको ट्रायंगल को ऐसा नहीं लेना, सॉरी इस रेक्टेंगल को ऐसे नहीं लेना, यहाँ पे y1 और y2 नहीं लेने, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये दूसरा पॉइंट भी इसी के बहुत बहुत नज़दीक है। वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x है, तो इसलिए हम इतना किस्सा देखते हैं। जब इतना किस्सा देखते हैं तो हमें ये एक रेक्टेंगल की तरह ही महसूस
होगी। तो ये y इंटू डी एक्स लिखना है, ये रेक्टेंगल का एरिया आएगा, ठीक है। ये एक ट्रेपीजियम का एरिया आपको नहीं मानना है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, आपके पास टोटल एरिया अंडर ग्राफ या टोटल एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर विद यू? ओके, तो लास्ट एग्जांपल, आपको करंट याद है? करंट को आप लोग लिखते थे चार्ज अपॉन टाइम। यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, करंट इज वेरिएबल। करंट की वैल्यू मुझे गिवन है 5t² + 5। करंट आई की वैल्यू गिवन है 5t² + 5 एम्पियर, और मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा इन टाइम t is equal to 0 to t is equal to 1 second to t is equal to 4 second तक कितना चार्ज फ्लो करेगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। देखो बेटा, करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाऊं तो मेरे पास ये कुछ पैराबोला ही बनेगा, ठीक है ना। पैराबोला किस तरफ बनेगा? अगर ये आई एक्सिस है, करंट एक्सिस है, और ये टाइम एक्सिस है, तो पैराबोला आप लोग बना सकते हो। मैं अब उसके चक्रों में नहीं पढ़ूंगा। अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये पैराबोला शायद कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से पैराबोला बनेगा। आपको यहाँ पे एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करना है। एरिया अंडर कर्व विल गिव मी टोटल चार्ज। ये ऐसे भी देख सकते हो। करंट की डेफिनेशन जो आपने अभी तक पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? करंट आपने पढ़ा है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां पर चार्ज की वैल्यू क्या हो गई है? करंट इनटू टाइम, यही होगी बेटा। बट यहां पर करंट लगातार चेंज हो रहा है, तो इसलिए चार्ज में सीधा सीधा तो कैलकुलेट नहीं कर सकता। हर छोटे छोटे स्टेप के बाद करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए हर थोड़े थोड़े टाइम बाद चार्ज की अमाउंट भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा चार्ज लिखूंगा और थोड़ा सा टाइम लिखूंगा। थोड़ा सा चार्ज लिखा मैंने dq और थोड़ा सा टाइम लिखा मैंने dt। इस टाइम के दौरान मैं इस करंट को कांस्टेंट मान सकता हूं। क्लियर? इस इनफाइनेटिस्मली स्मॉल टाइम के लिए मैं करंट को कांस्टेंट मान सकता हूं। ठीक वही पॉइंट जो मैंने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया कि ये मैंने एक स्ट्रिप ली है, इस स्ट्रिप का ये छोटी सी थिकनेस कितनी है? dt, और इस dt के लिए मैं करंट को कांस्टेंट मान सकता हूं। और अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मैं इंटीग्रेट करूंगा। यहाँ पर मैं करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, जो कितनी है 4t² + 5 इंटू dt। अगला स्टेप है टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। टाइम कहाँ से कहाँ तक लेना है? 1 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक। तो टाइम की लोअर लिमिट 1 सेकंड है, टाइम की अपर लिमिट 4 सेकंड है। चार्ज पहले कितना गया था? Q1, बाद में चार्ज कितना गया? Q2। चाहे यहाँ पर QI QF लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर देना, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। ये dq की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? q, जिससे dx की x होती है, dy की y, dw की w, तो dq की q। इधर से लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? Q1 से Q2 तक। मैं इस इंटीग्रेशन को थोड़ा तेजी से सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग ये खुद ट्राई करते रहना। और टाइम की लिमिट्स आप 1 से 4 पुट कर देना, तो मेरे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा? जो चार्ज फ्लो किया डेल्टा Q, ठीक है। बेसिकली ये होगा Q2 माइनस Q1, जिसको मैंने जो नेट चार्ज फ्लो है उसको डेल्टा Q लिख दिया, चेंज इन चार्ज या जो चार्ज फ्लो किया, ठीक है। आप ये ऐसे लिखना चाहो तो भी ठीक है, इसको सिंपल Q लिख दो तो भी ठीक है। मीनिंग समझ आना चाहिए कि इस टाइम के दौरान ये चार्ज फ्लो किया है। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप लोग खुद पुट कर लेना। बाय 5 + 5 × 4 माइनस 4/3 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से आपके के पास Q की वैल्यू आ जाएगी 4⁴, गड़बड़ तो नहीं, ये 3 आएगा। एंड यू कैन सॉल्व दिस 16 × 16/3 माइनस प्लस 15 हो गया, माइनस 4/3 हो गया। तो ये अब 4/3 है, तो ये हो जाएगा 6।
-4/3 यू कैन कैलकुलेट दिस। एलसीएम अगर आप लोगे, ये 15 को मैं अलग कर दूं तो ये 16 × 16 -4/3, तो ये सॉल्व कर लेना बेटा, जो भी आपका आंसर आ जाएगा यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से इंटीग्रेशन खत्म होती है। जितनी भी बुकलेट के अंदर क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, फिजिक्स, एक्चुअल फिजिक्स शुरू करेंगे।